इसमें क्या क्या पढ़ रखा है थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, क्योंकि तुम तो भूल ही जाते हो। तो अपवर्तन से याद दिला देता हूँ। परावर्तन तो अपने पास, अपवर्तन में क्या है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो चाल बदल जाती है, ये घटना कहलाती है अपवर्तन। आपको देखने को मिलेगा जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो कभी अभिलंब की ओर, कभी अभिलंब से दूर, यह घटना अपवर्तन। ठीक है, फिर अपने अपवर्तन के बारे में अपवर्तन के नियम पढ़ा। स्नेल का नियम म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर था। यहाँ पे विचलन कौन भी आता है कि या तो आई माइनस आर या आर माइनस आई आ जाता है। कहा कि समांतर सतह होती है तो किन्हीं भी दो सतहों के मध्य आप स्नेल का लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कितने ही परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण को यदि मोड़ के उल्टा कर दिया तो वापस उन्हीं पथों पे जाएगी जिससे वो आई थी। जब प्रकाश किरण एक तो सघन में जा रही है, सॉरी उसमें माध्यम में जा रही है और फिर निर्वात में जा रही है, तो क्या होती है, निर्वात में वो उतने ही समय में ज्यादा दूरी तय कर लेता है, उसको कहते हैं प्रकाशिक पथ। यदि माध्यम की एक्स है तो वो म्यू इंटू एक्स हो जाएगी। फिर देखा क्या, कांच की पट्टिका से प्रकाश को यदि गुजारा जाता है तो आपतित और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, थोड़ी सी विस्थापित होती है, उनको कहते हैं पार्श्व विस्थापन। और वो आता है कितना, टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर। फिर अपन ने देखा कि प्लेन सरफेस से अपवर्तन, यहाँ पे अपने पास आभासी गहराई वगैरह की जरूरत पड़ती है। यदि आप अभिलंब देखते हो तो सघन की दूरी कम दिखती है और विरल की, सोचो कि सघन की दूरी इतनी है तो आप देखोगे तो आपको इससे थोड़ी सी कम एहसास होगा। यदि विरल की दूरी इतनी है तो आप सघन से देखते हो तो आपको ज्यादा एहसास होता है। यदि सघन की टी दूरी है तो आपको लगता है कि टी बाई म्यू, और विरल की यदि टी दूरी है तो आपको लगती है म्यू इंटू टी लगता है। अपने बताया विलंबत शिफ्टिंग आ जाती है, और ये शिफ्टिंग के बारे में कहा कि कांच की बहुत सारी पट्टिका रखी हो तो सब थोड़ा 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 शिफ्ट कर देती है। ओवरऑल चौड़ाई जो T1 प्लस T2 प्लस T3 की बजाय थोड़ी कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में था कि यदि प्रकाश किरण किस कोण पे आपतित हो रही है, और ये दे रखा है √3, ताकि परावर्तित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होती है। देखा जाए तो क्या आ गया, स्नेल का, फिर इसका ब्रूस्टर का नियम, ये आई है तो ये भी आई होगा, ये 90 है तो ये बचा हुआ, क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो लगा दो म्यू1 बाहर क्या है, वायु साइन आई बराबर √3 साइन 90 माइनस आई बोले तो cos आई भाग दो tan आई बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे कि 60 डिग्री। तो बार बार आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे वे वाले चैप्टर में हो। अगला क्वेश्चन, मान लो ये यहाँ पे एक एयर बबल है। एक बार मैंने इधर से देखा तो मान लो मुझे लगा कितने, 2 सेंटीमीटर पे। इधर से देखा तो मुझे लगा कि वो 3 सेंटीमीटर पे। इस हिसाब से तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी, सॉरी वो, इस हिसाब से तो दूरी कितनी, इस मोटाई कितनी आ रही है इसकी, 5 आ रही है, लेकिन वास्तव में 5 नहीं। क्यों, क्योंकि सघन की जो दूरी देखते हो आपको कम दिखाई देती है, मतलब वास्तव में इससे भी ज्यादा है। तो ये तो श्योर है कि 5 से तो ज्यादा कितनी है, तो आपको सघन की दूरी है, आपको कह रहे हो ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, म्यू से गुणा कर दो, और कम है तो भाग दे दो, सीधी सी बात है। 1.5 को 5 से गुणा किया तो 15.75, 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कांच की मोटाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ये बीकर है जो H/2, और ये भी H/2। बताओ जरा, यदि यहाँ से कोई आदमी इसको देखेगा तो उसको कितना भरा हुआ महसूस होगा। हाँ, ये मतलब H ऊंचाई का एक बीकर है जिसमें आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, तो आपको जो महसूस होगा वो H/2 लगेगा या H/2 से कम। इसका मतलब H/2 से कम, तो भरा हुआ कम लगेगा और खाली वाला हिस्सा ज्यादा लगेगा। तो आधा भरने के बाद भी आपकी कहानी ये हो रही है, और मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा लगे कि आधा भरा हुआ है, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा पानी डालूंगा तो यही है कि कुछ और ऊंचाई, बस सवाल यही बन गया।
वो कह रहा है कि किस ऊंचाई तक बीकर में पानी भरें ताकि आपको लगे कि बीकर कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। अब मान लो ये जो ऊंचाई है जो भी है, ये आपको एच लगेगी या कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? हाँ, कम लगेगी। कितनी लगेगी कम? एच बाई म्यू होती है। सीधी सी बात यह है कि पूरे बीकर की ऊंचाई कितनी है, एच है। जो भी ऊंचाई भरी हुई है वो आपको एच नहीं, एच बाई म्यू। लेकिन फिर उसको यह लगता है ये खाली भाग और भरा हुआ भाग दोनों बराबर। आप बताओ खाली भाग कितना है अभी? खाली भाग एच माइनस है। अरे एच ही तो है कि भाई यहाँ तक एच तक भरा हुआ है और ये एच माइनस एच है। ये कह रहा है ये ऊंचाई और ये गहराई दोनों बराबर है। तो बता दो जरा एच की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एच की? सीधा सीधा सा सोचना है कि पानी जितना भरा हुआ उतना नहीं, उससे आपको कम दिख रहा है और उसके बाद में भी कह रहा है कि दोनों आधे आधे भरे हुए हैं। तो इसको लग रहा है ऐसा भरे हुए तो क्या है? तो खाली भाग और भरे हुए भाग दोनों बराबर कर दो। खाली भाग तो और भरा हुआ भाग एच बाई म्यू है, यही तो होगा। अरे भरा हुआ भाग वैसे तो एच है लेकिन इसको थोड़ा ना लग रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इसको लग रहा है कि आधा है। आधा इसका मतलब एच माइनस एच, और ये दोनों ऊंचाई क्या है, बराबर है। लेकिन ये एक्चुअल में एच नहीं, एच बाई म्यू है। तो ये हो गया म्यू की वैल्यू 4 बटा, तो ये इधर गया तो 7/4। तो एच बराबर पता चला कुछ क्या, कि जितनी भी ऊंचाई भरी हुई है वो उतनी आपको लगती नहीं है, आपको उससे भी। लेकिन कम होने के बाद में इसको लग रहा है कि आधा भरा हुआ है, तो आधी ऊंचाई भरी हुई खाली ऊंचाई पता है आपको एच माइनस एच है, वो तो उतनी रहेगी और दिखती भी उतनी है। तो ये भी कितनी होगी, एच माइनस एच के बराबर। लेकिन ये लिख देंगे एच बाई म्यू, तो अपने आप कौन आ जाएगा, स्मॉल एच आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में कि पानी के अंदर मछली है और ये पक्षी है। पक्षी को अपनी खुद की ऊंचाई तो 24 की 24 लिखेगी, लेकिन ये पानी वाली 12 या 12 से कम, तो 12 बाई म्यू कर देंगे। म्यू बोले तो 4/3। चलो मछली देखेगी, मछली को खुद की ऊंचाई तो 12 ही दिखेगी, लेकिन ये 24 या 24 से ज्यादा, 24 गुणा म्यू। तो अपन कहेंगे कि बर्ड को देखने को मिलेगा 24 और 12/म्यू, और ये इसको मिलेगी 12 प्लस 24 इंटू। अब आप बताइए जरा क्रांति कोण क्या होता है, फटाक दी। अब ये छोटी छोटी चीजें आप बताएंगे तब जाके हम आगे काम की चीज पे पहुंचे। क्रांति कोण क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, तो बताइए आपतन कोण ज्यादा है या अपवर्तन कोण ज्यादा? जब सघन से विरल में जाती है तो आई ज्यादा है या आर ज्यादा? आर ज्यादा। इसका मतलब मैं कहूँ आई को बढ़ाता गया तो आर भी पहले 90 कौन होगा, आर 90 पहले ही हो जाएगा। इसका मतलब वो आपतन कोण जिसपे आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। या फिर कहूँ कि वो आपतन कोण जिसमें बाहर वाली प्रकाश किरण सतह के चिपकते भी चली जाए 90 डिग्री पे क्या हो जाए, अपवर्तित हो जाए, इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्यों कहते हैं क्रांति की? क्योंकि उसके बाद कहानी बिल्कुल अलग होगी, उससे पहले कहानी अलग होगी। इसके ये कोण यहाँ चला गया, इससे कम कोण पे तो प्रकाश किरण इस माध्यम में जाएगी और इससे ज्यादा कोण पे वापस। इसलिए ये क्या होगा, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब समझते हैं, क्रांतिक मतलब ये इससे पहले अलग और बाद में अलग होगा। ये म्यू है और ये क्या है, वायु है। और ये कौन 90 डिग्री है, लगा दो जरा म्यू साइन आई सी बराबर 1 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू साइन आई सी बराबर, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/, ये कहलाता क्रांति के कौन। सिंपल सी चीज है कि वो कौन जिस पर
वो आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 डिग्री, कहां से कहां जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो ये कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे अधिक कोण पे प्रकाश, इससे अधिक कोण पे प्रकाश वापिस से उसी माध्यम में लौट के आ जाएगा। यदि ये कोण आयस से ज्यादा हो जाए तो वापस लौट के आ जाएगा, और ये कौन से नियम को फॉलो करेगा, परावर्तन। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण गई वापस आ गई। तो सोचो कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर टकराती है तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी हो रहा, पहले भी परावर्तन हुआ करता था, लेकिन अब तो हमने उनका भी परावर्तन करा दिया जिनका अपवर्तन। तो इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल, मतलब आंतरिक, और रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन। इसकी घटना को कहते हैं TIR। तो TIR क्या होता है? जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे आपतित करवाया जाए तो प्रकाश किरण पुनः, ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक। ये घटना कहाँ देखने को मिलती है? डायमंड का चमकना, फिर मृग तृष्णा में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ऑप्टिकल फाइबर में बताऊंगा, आप एक बार पहले चीजें पढ़ा दूं। तो क्या कहेंगे, TIR के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रकाश किरण कहां से कहां, सघन से विरल, और आपतन कौन, क्रांतिक से भी ज्यादा होना चाहिए। तो पूर्णांतिक परावर्तन, तो मैंने कहा कि प्रकाश किरण इतने पे आई तो लौट गई, फिर ये इतना, इससे भी ज्यादा पे आई वापस आ गई, तो आपको देखने को मिलता रहता है। यह भी संभव है, यह संभव है कि जैसे अपने पास विविग्योर है, जैसे जैसे इधर जाते हैं तो लेमडा कॉची इक्वेशन के अकॉर्डिंग म्यू कम होता है। म्यू कम होगा तो देखो साइन की वैल्यू कम, साइन की वैल्यू कम मतलब क्रांति कोण कम। इसका मतलब है रेड के लिए क्रांति कोण, अच्छा उल्टा हो गया क्या, वापस लेमडा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा, फिर क्रांति कोण बढ़ेगा, क्रांति कोण बढ़ेगा। इसका मतलब रेड कलर को वापस भेजने के लिए उच्च कोण पे आपतन करवाना पड़ेगा। या फिर कह सकता हूं कि जैसे जैसे क्या होता है, म्यू कम होता है, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है म्यू कम होता है, इसका मतलब विचलन भी कम होगा। तो सबसे कम विचलित कौन होगी, रेड। तो रेड कलर कम विचलित हुई और ये बहुत ही ज्यादा। तो रेड कलर तो देखो ऐसे जाती तो ऐसे, इसे थोड़ी सी ऐसे बैंड होगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बैंड होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि क्रांति कोण की बात कर रहा हूँ। तो क्रांति कोण जैसे इसके लिए 70 डिग्री, इसके लिए 60, इसके लिए 50, 40, 30, 20, और हमने कितने पे कराया, 50 पे कराया। तो येलो तो यहाँ पे, और इससे कम वाली लौट के आ गई, और बाकी की अभी भी बाहर रह जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सातों कलर में कुछ का TIR हो जाए, कुछ का ना हो। तो इस चीज के लिए आप तैयार कर रहे हैं कि ये भी पॉसिबल। ठीक है, फिर अपन बात करें किसकी, मिराज की। तो देखो क्या, मिराज जानते हो क्या, क्या होता है? मृग मरीचिका होती है। तंबाकू होता है क्या? यस सर। अच्छा वाह, ये होती है सोच सोच की बात है। देखो इसने कहा कि मिराज होता है लड़ाकू विमान, अब तंबाकू वालों ने सोचा कि तंबाकू होता है? किसी ने मिराज सिनेमा समझा होगा, आपने कैसे सोचा? मिराज थिएटर, और किसी ने ये वाला समझा। अच्छा, अपने भी यहाँ खाते हैं क्या छोरे से, खन्नी वन्नी खाते हैं? मतलब ऐसे कभी लगा नहीं मुझे, याद छोरे से जर्दा वर्दा खाते होंगे मेरे से। लड़कियां तो इसलिए खा लें कि ऐसे ये भी करके देखते हैं शौक से। ये भी फैशन है, तो मतलब हो सकता है कई बार मान कैसे कमी की वजह से खा लेते, कई बार ऐसे फैशन ही है कि लड़कियां तो चौक तो खानी है मुझे, इसीलिए तो जन्म दिया मैंने। जैसे तुम्हें लगता है कि सिगरेट तो पीनी है,
क्या ही होता है उससे, लेकिन नहीं सर। कहाँ से मैं बता पाता, और चीजों के लिए तो झूठ बोल देता, इसके लिए तो मैं झूठ भी नहीं बोल पा रहा। हाँ ये कह सकता है ऐसे, अपन हीरोइन फाँकते हैं। ये अपने अपने ऊपर है, जब मिल जाए वही फूक लो। बताना जो मिल जाए वही आपको मिल गई है। है। बेटा स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपन औकात में रहते हैं। ज्यादा सोचते नहीं। क्या? कुछ नहीं। ये बात भी सही है। एक तो ना तुम बोलते हो, फिर मैं जब तक ध्यान देता हूँ तब तक चुप हो जाते हो। हाँ तो ये मुझे भी पता है। ये लो तुम्हारा राजकुमार। तो इसकी आंख वाँख नहीं है क्या? चलिए। ये क्या है? करेंगे कभी, मैं लाइव पेंटिंग करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम 10-10 रुपए देना मेरे को। आओ, इस पे बड़ा गौर कर रहे हैं, काम की चीज देखो, उधर कितना सुंदर सा खजूर का पेड़ है, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है जमाने। हाँ, खजूर में कांटे होते हैं। क्यों भाई? पहले तो तेरा ही नंबर आएगा। अच्छा, पहले से ही। आ जाओ, वो पेपर से थके हुए होंगे तो मैं सोचा, ना मजाक नहीं, उनका सब यहाँ आ जाएगा, वरना फिर मनोज वगैरह गाड़ी देंगे, विनोद भी गाड़ी देगा है। फिर ऐसे कहेंगे वही बातें जो कल बता रहा था मैं। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, गर्मियों के दिनों में यहाँ पे नीचे मिट्टी होती है, और मिट्टी बहुत ही गर्म हो रखी होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट होती है। आसपास के जो वातावरण का उसने टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा रखा होता है। तो आप ऐसे देखोगे तो नीचे थोड़ा सा सघन माध्यम मिलेगा, और ऊपर थोड़ा सा विरल। नहीं रहे, ऊपर थोड़ा सा सघन मिलेगा और नीचे थोड़ा विरल माध्यम। अब प्रकाश किरण क्या है, मान लो यहाँ से आई, और ये क्या करती है, जैसे ये आई कौन से माध्यम से कौन से में जा रही है, सघन से विरल में, इस वजह से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और ये ऐसे लौट जाती है। इसने सीखा है कि रे ऑप्टिक्स के हिसाब से प्रकाश किरण जो है वो, मतलब वो प्रकाश किरण सदैव सरल रेखा में गति करती है। इसका मतलब वास्तव में बिंब इसके ठीक है नीचे रहा होगा, तो ठीक नीचे रहा होगा तो बिंब आपके पास ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ये तो इसको ऐसे लगेगा कि पौधा उल्टा है, जबकि ऐसी कहानी है। तो ये कहलाता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या कहलाता है, मिराज क्या क्या होता है इसके अंदर ही, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है सघन से विरल में, तो क्रांतिक से ज्यादा कोण पे आपतन से वापस लौट जाती है। ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसीलिए आपको रेगिस्तान में पेड़ पौधे थोड़े उल्टे दिखाई दे सकते हैं, धोखा हो सकता है आपके साथ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि चीजें ऊपर दुमट जाएं? अरे नीचे उल्टी हुई हैं चीजें हैं वैसे, जैसे जहाज है,
अब ये रेगिस्तान की बात नहीं है, ध्रुवों की बात है, थोड़ी जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ वगैरह होती है। तो यहाँ क्या होगा, बर्फ वगैरह होने से सन से क्या होती है, लाइट आती है, लेकिन वो ऊपर ठंडापन होने की वजह से ऊपर ऊपर अवशोषण हो जाता है, नीचे वो पूरी लाइट नहीं पहुंच पाती। तो नीचे थोड़ा सा माध्यम दिखेगा कैसा, सघन, और ऊपर दिखेगा विरल। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे गई, लेकिन सघन से विरल में जाती है तो TIR हो जाता है। इसको लगता है कि इधर से आ रही है, इधर से आने की वजह से इसको क्या लगेगा, इसके उल्टी लटकी हुई महसूस होती है। किसको, इस प्रेक्षक को। ठीक है। इसके साथ डायमंड का चमकना, क्यों कि डायमंड को चारों तरफ से घिस घिस के काट पीट के कुछ ऐसा बना रखा होता कि क्रांति कौन, मतलब हर कोई प्रकाश के अंदर घुसी और वो बाहर निकलने की सोचती है, जैसे आके टकराई TIR हो जाए, अंदर के अंदर आ गई, फिर TIR, तो प्रकाश किरण अंदर ही अंदर घूमती रहेगी। इस वजह से वहां पे लाइट थोड़ी सी ज्यादा, और लाइट ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी हो जाती है, बिना किसी जलाए हुए भी वो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। ये भी किस वजह से, पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक प्रकाश किरण को अपने ऐसे आपतित करवाया, फिर ये ऐसे गई, यहाँ से जैसे दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या है, सघन है और बाहर वाला विरल है। ये कौन क्रांतिक से ज्यादा यदि हुआ तो ये ऐसे आ जाएगी, फिर ये ऐसे चलेगी। मतलब प्रकाश किरण कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इस हिसाब से संकेत बिना किसी क्षति के पहुंच जाएंगे। तो पहले क्या हुआ करता, पहले विद्युत धारा की वजह से भेजा जाता था, तार होता था टेलीफोन वगैरह वाले, तो उसमें विद्युत धारा भेजी जाती, धारा के हिसाब से क्या होते थे, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन दिक्कत आती है, धारा से I²R के रूप में शक्ति आनी होती है, तो सिग्नल वगैरह का एनर्जी का थोड़ा सा लॉस हो जाता था, तो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंचते थे, और थोड़ा बहुत धीमापन भी दिखाई देता था। फिर 2000 के आसपास, 90 के आसपास क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे से, जैसे एक टावर है, टावर से दूसरे टावर पे, अगले टावर ऐसे कर करके अपने आगे से आगे संकेत भेजते थे। वो चुप हो जाते, हाँ मतलब ऐसे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना। लो, अब आवाज नहीं आ रही, नींद आ रही। बाकी और बात कर लो, सब सुन रही है। क्यों राहुल, देखा वो देख लिया, देखा ऐसी बात तो उनकी इतनी धीमी भी सुन जाती है, और ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा तेरे को। तो इसको क्या है, ये जो डाल की रुई बाहर निकाले, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो जाता था सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह, वो विद्युत धारा के तरफ से भेजा जाता था। फिर उसके बाद में 90 के आसपास क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग आई। विद्युत चुंबकीय तरंगों से सिग्नल को, संकेत को एक जगह से, उससे पहले कैसे भेजते थे, कबूतर से, घोड़े से, या फिर वो संदेश वाहक जाता था, दूत। अब अभी जो टेक्नोलॉजी आ रखी है उसमें ऑप्टिकल फाइबर आ रखा है, फाइबर कनेक्शन आपने सुना होगा कि अपने पास ऑप्टिकल फाइबर लगवा रखा है, स्पीड और भी ज्यादा, जैसे देखो अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं फिर भी उनको सुन रहे हैं, वैसे ही दिख रहे हैं, सब चीजें हो रही है, वो भी इतनी आसानी से। तो पूरे दिन तो यहाँ बैठा रहता हूँ कैमरे के सामने, आप अलग से वीडियो कॉल करो। क्यों रहे, दिख रहा हो ना तुम्हें। वो बात है ना कि यस इन्होंने सर। वीडियो स्पेशल आके बंद कर रखा है। हाँ सर। नहीं सर, ऑन कर रखा है। हाँ तभी खोलते हो जब स्क्रीनशॉट लेना होता है। सर दिख रही हो। कबूतर से तो नहीं। हाँ कबूतरी से। अभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे अपन, वरना इधर उधर बात हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, क्योंकि फिर लोग अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। नहीं यस सर। लेटर लिखा आज तक,
लिखा है किसी के लिए या किसी को देने के लिए? किस टाइप का लेटर? अच्छा ये लिखेंगे? नहीं ऐसे वो शायरी वाले लफ्ज से लाने वाले कभी हमाम प्रेम पत्र, क्या किया बोले? प्रेम पत्र करने वाले कभी हमारे पास भी आया करो। ऐसे नहीं, प्रेम पत्र ऐसे नहीं लिखे। आपने किसको लिख दिया? नहीं जस्ट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि उस टाइम शायरियों के नाम पे ऐसे ही होती थी, और भी गंदी गंदी होती है, वो तो बता ही नहीं सकता। आपने लिखे हैं क्या? हाँ आप लिखते हो क्या? आप लिखते हो क्या? होने वाले काम करते हैं अपन। हाँ तो अपन ने क्या बताया कि कहाँ का आपको TIR देखने को मिलता है। अब सवाल आते हैं TIR के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये अपने पास एक कांच का कोई बना हुआ सिलेंडर है, कोई भी मटेरियल का हो सकता है। प्रकाश किरण जो होती है ये क्या है, वर्ताकार भाग से अपन आपतित करवाते हैं। प्रकाश किरण ऐसे गिराएंगे तो ये क्या करेगी, ऐसे जाएगी। और ये कैसा है, सघन है, और बाहर की तरफ विरल है, वायु है। तो हो सकता है कि प्रकाश किरण ऐसे चली जाए, और हो सकता है ऐसे चली जाए, और हो सकता है लौट के। हम क्या चाहते हम चाहते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश किरण को किसी भी कोण पे चाहे गिराया जाए, हर हाल में यहाँ से TIR होना चाहिए। मतलब कभी भी इस सतह से बाहर ना जाए, इसके लिए इसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। अब छोटी छोटी चीजें सुनिएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पे आएंगे। बताओ ये कोण यदि मैं कम करूं, यदि ये कोण कम करूंगा तो ये भी कम होगा। इन तीनों कोणों का योग ये और ये बराबर होगा, सॉरी 180 होगा। इसको मैं यदि कम करूंगा तो ये भी, ये तो TIR होने के चांस ज्यादा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। ऐसे भेजते तो देखो चली जाएगी। तो इसमें तो फिर क्या ही है कि भाई कम करके तो अपन कह रहे हैं TIR। पहले आप कहोगे कि चलो 2 ले लो तो भी हो जाएगा, या 1 ले लो तो भी हो जाएगा, वायु ली तो भी सीधी सीधी चली जाएगी। फिर अपने तो 1 के बता दिया, लेकिन अगले ने इस कोण पे गिराया। अब देखो ये कोण बढ़ गया, तो ये कोण भी, ये कोण अब TIR से कम, प्रांतरिक क्रांति कोण से कम, तो TIR नहीं होगा। तो ऐसे केस में तो अपने को दिक्कत आएगी। तो आप पहले ये ढूंढो कि कहाँ सबसे कम चांस है कि TIR न होने के, और फिर भी आपने TIR करवा दिया, इसका मतलब है कि क्या होगा, हर कंडीशन में TIR होगा। मान लो एक पेपर करवाया जाता है तुमसे, और पेपर में सबसे नीचे वाला आता है, और यदि कोई आपको कह दे कि मैं इसका भी सिलेक्शन करके करवा के दिखा दूंगा सबसे नीचे वाले का, इसका मतलब बाकी को निश्चित हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बाकी का तो पक्का हो ही जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि आप पहले वो ढूंढो कि जिसमें होने के चांस बहुत ही कम है। तो TIR होने के चांस कब ज्यादा होंगे, जब कौन है, आपतन कौन है। अच्छा मैंने ज्यादा वर्ड दिया, उल्टा बोलता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम होने के चांस कब होंगे, जब आपतन कौन है ज्यादा होगा। बताओ ज्यादा कितना कर सकते हैं, 90 डिग्री। इससे और ज्यादा तो चलो हमने इसको 90 करने की कोशिश की, ये कर दिया 90, लगभग 90। ऐसा नहीं कि 90 एकदम करते ही तो ये सीधी चली जाएगी, 90 से थोड़ा सा कम, तो लगभग 90। आप बताओ ऐसे केस में विरल का 90 है तो सघन का IC होगा। यदि ये विरल का, अपन ने देखा ना, सघन वाले का IC है तो विरल का कितना हो जाता है, 90 है। तो ये 90 है तो ये क्या होगा, IC। आपको नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, क्या करा लो आप, स्लो लगा दो, ये हो जाएगा साइन 90 बराबर म्यू और साइन आर। ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो साइन आर बराबर 1/म्यू। इसका मतलब आर बराबर IC। चलो तो ये IC है, तो ये कौन है, 90 IC। तुम चाहते हो TIR हो, तो ये कौन क्या होना चाहिए, IC से क्या होना चाहिए, IC से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब 90 माइनस IC शुड ग्रेटर देन IC। या दूसरा तरीका है कि TIR कराना तो ये कितना होना चाहिए,
आईसी, तो ये 90 माइनस, यहाँ पे क्या लगा, IC स्नेल्स को लो लगा दीजिएगा, तब भी आपको पता चलेगा, या इसके बराबर कर दो किसको, आईसी के। बात एक ही है, कैसे भी कर करा के आपको करना है। तो मैं वापस, ये मैंने आईसी लिया, ये 90 माइनस आईसी हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, टीआईआर होने के लिए 90 माइनस ऐसे, ये जो कोण है किससे ज्यादा होना चाहिए, आईसी से। 90 ज्यादा होना चाहिए किससे, 2IC से। 45 डिग्री ज्यादा होना चाहिए आईसी से। ठीक है, दोनों तरफ में क्या ले लो, साइन, साइन 45, और ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन आईसी की वैल्यू म्यू बराबर, इसका मतलब √2 या उससे भी ज्यादा रहा तो, √2 या उससे भी ज्यादा रहा तो टीआईआर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और जनरली आप देखते हो ग्लास जो होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1.5 होता है। इसका मतलब ग्लास के केस में यदि ये सिलेंडर बना हुआ तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएंगी, इस सतह से कभी नहीं जाएंगी। तो यहाँ से आपको वो सतह हमेशा थोड़ी धुंधली धुंधली दिखेगी। आपको कम देखने को मिलेंगे ऐसी सिचुएशन की सिलेंड्रिकल कोई भी ग्लास होता है तो यहाँ से प्रकाश एंटर करता है तो यहाँ से आपको हमेशा क्या दिखता हो, धुंधला धुंधला। हाँ, दूसरा कोई माध्यम भर दोगे तब बात अलग है, लेकिन वास्तव में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी √2 से ज्यादा है, 1.41 से ज्यादा हुई, तो इस केस में कभी भी प्रकाश किरण इधर से नहीं। तो उनको किसी चीज को, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसको देखना है तो आप कभी भी इधर से देख ही नहीं सकते, कारण कोई भी प्रकाश किरण इधर जाएगी ही नहीं। तो फिक्स रहे, तो क्या कहेंगे, बार बार आएगा, सिलेंडर के वक्राकार भाग से प्रकाश किरण न जाने के लिए जरूरी है कि म्यू क्या हो, √2 से ज्यादा होना चाहिए। चलो और बताता हूँ, क्योंकि ये चीज तो आपने कम देखी होगी। तो आप जैसे टेबल वगैरह देखते हो, टेबल पे फिर कोई भी नोटिस वगैरह लगा के ऊपर कांच रखा होता है, कहीं पे भी आप प्रिंसिपल वगैरह की, या फिर नीचे भी अपन जाके देखोगे जो काउंसलर वगैरह मैम होती है वहाँ पे, तो उनके एक कांच सा लगा होता है और उसके नीचे क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगा रखे हैं जो भी है। तो वहां पे ऊपर से आप उनको पढ़ पाते हो, लेकिन वो कांच ऐसे लगाओ ऊपर से पढ़ लोगे, किनारों से इधर से देखोगे तो कैसा दिखता है वो आपको, इधर किनारे से। समझ तो रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टेबल है, टेबल के ऊपर कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर कांच रख रखा हो, बड़ा सा कांच लगा रखा होता है टेबल पे, तो आप यहाँ से पढ़ पाते हो कि क्या लिखा हो, लेकिन इधर से देखते हो तो कैसा दिखता हो। बड़ी सोचने वाली बात होगी कि तुम्हारी उम्र कम से कम 17-18 से ऊपर हो चुकी है, कम से कम है 18 तो, लेकिन तुमने 18 साल की उम्र होगी, अब तक तुमने ये नहीं देखा कि वो कांच कैसा दिखता है। ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल है। तो थोड़ा बहुत तो सोचा करो कि मतलब क्या करते हो तुम, क्या देखते हो, और जो तुम देखते हो वो कैसे तरीके से देखते हो। कम से कम कोई स्किल तो बहुत तगड़ी होनी चाहिए कि देखा और बस छाप दिया दिमाग में कि हाँ, फिर चाहे आप बिना देखे भी पूरा चित्र बना दो सामने वाले का, तो वो ग्रीन ग्रीन दिखता है आपको वो ग्लास। बस केवल एक बाबा को पता था, किसी को नहीं पता। कौन से बाबा को? है कौन से पापा को? तो कांच इधर से कैसा दिखता है, ग्रीन फिर तो दिखता तुमने है, बता ही ग्रीन। दिया उसका जवाब। तो वो बता ग्रीन। दिया आप, वो धुंधला धुंधला दिखता है, ग्रीन। तो तूने कहा दिखता नहीं है। ग्रीन। कौन सा खत्म हो रहा है, तो घनी चीजें हैं, पूछता रहूंगा। चलिए, तो उनका बताते हैं कि उसमें भी देखो क्यों होता है ऐसा, क्यों दिखाई नहीं देता। जैसे कोई भी अक्षर लिखा हुआ है तो ऐसे आएगा, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है कि इधर से दिखाई दे सके, यहाँ कोई बैठा है आदमी देखने के लिए, तो ऐसे जाएंगे, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। चांस है कि वो ऐसे जाने वाले दिख जाए, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे भेज देते हैं, ऐसे भेज देते हैं। ये कौन,
कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये क्या होगी, सगन में जा रही है तो विलंब की तरफ थोड़ी मुड़ेगी, तो ये क्या हो गया IC। फिर यहाँ पे आके टकराएगी और टकराने की वजह से ये लौट के चली जाएगी। कब, जब ये कोण क्या हो जाए क्रांतिक से ज्यादा हो, तो ये 90 माइनस IC, वही 90 माइनस IC बड़ा होना चाहिए किससे, IC से। फिर देखेंगे यहाँ पे म्यू आएगा किससे, √2 से ज्यादा। आप भी जानते हैं ग्लास का जनरली 1.5 होता है, इस वजह से ये तो 1.4 ही उससे ज्यादा होता है, इस वजह से कभी भी इस सतह से आप दिखाई नहीं देगा, या तो आपको वह धुंधली धुंधली से दिखेगी या थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा कलर दिखता है। टेबल मेट जो होता है, मतलब पेपर मेट वगैरह जो होता है, उसको पेपर को रोके रखने के लिए पत्थर सा, तो वो भी अपने को कांच वगैरह के दिखते हैं, उनमें भी आप साइड से कभी भी कोई चीज पढ़ नहीं सकते जब तक उसमें कांच रखा हो और उसकी अपवर्तनांक क्या हो 1.4 से ज्यादा। देखते हैं ना साहब, तो नहीं दिखेगा आपको। कारण सीधा सा है, क्योंकि वहां क्या हो जाता है TIR हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आप देखा होंगे कांच वगैरह उसके अंदर दरार आ जाती है तो दरार चमकती हुई दिखाई देती है, जबकि ऐसे नहीं है कि उसके दरार आने के बाद में कांच में पानी आर पार हो जाता है, नहीं होगा, नहीं होता ना। कप वगैरह जो होते हैं घर में, कई बार उसके थोड़ा सा क्या होता है, गर्म पानी डाल दिया या गर्म चाय डाल दी तो उस वजह से दरार आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय डालते ही उसके अंदर चाय बाहर लीकेज हो रही होगी, तो फिर भी वो दरार आपको दिखती है। क्यों, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से, क्योंकि जो वहां पे है वो एयर वगैरह वो सघन से जैसे ही जाती है तो उसका क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ठीक है, चलो तो तुम्हें चेक करना है एक बार अपने आप को, और ये बताओ जरा क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में ये दिया है, इतना देर का है, प्रकाश किरणें 45 डिग्री पे आपतित होती है, फिर मुड़ जाती है और लेफ्ट वाली सतह से क्या हो जाता है इसका TIR होता ही होता है। तो बताओ जरा म्यू क्या रहा होगा, अपवर्तनांक क्या रहा होगा। कह रहा 45 डिग्री पे आपतित करवाई और इस सतह से इसका TIR होगा ही होगा, तो बताओ जरा म्यू क्या रहा होगा। चलो TIR हो रहा था, ये कौन बता दो कितना है, IC या C, जो भी बोलना चाहो। IC है, कम से कम इतना तो है ही। IC ये यहाँ पे लगा दो 90 का नियम, हो सकता है आपको जरूरत पड़े कोस वगैरह की, ऐसे जो भी है वो एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सॉरी क्रांतिक कोण का सूत्र भी होता है क्या, sin IC बराबर 1/μ, उससे भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। आप जानते हैं sin IC बराबर cos IC sin IC बराबर
थैंक यू। जाएगा चलिए आंसर है, आंसर है √3/2। ये 45 पे करवाया, फिर ये यहाँ पे TIR हो जाता है, तो ये क्या होगा IC, तो ये 90 माइनस IC। स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे, 1 sin 45, फिर म्यू sin 90 माइनस IC, तो cos IC बराबर, एक अपन जानते हैं sin IC बराबर 1/, दोनों को वर्क करके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये ऊपर नीचे 2 से 2 और 1, तो इधर आया म्यू स्क्वायर बराबर, तो म्यू बराबर √3/2 कर सकते हैं। तो या तो अपने क्या करें, दो समीकरण से ऐसे कर लें, या फिर जैसे ये वाली थी इसके अंदर साइन की वैल्यू रखेंगे, तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस, तो कॉस बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू ऑलरेडी पता थी आपको क्या होती है, 1/म्यू, तो अपने आप म्यू का आंसर आ जाता है। तो जैसे मर्जी वैसे करो, बस करना है। यस सर। ठीक, अब अपने पास क्या है, ये माध्यम है और यहाँ पे स्रोत रखा हुआ है, स्रोत से प्रकाश किरण ऐसे निकली, एक तो सीधी सीधी चली जाएगी, इसके अलावा बाकी प्रकाश किरण ये ऐसे गई, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये ऐसे गई 90 पे चली जाएगी, इसके बाद वाली लौट के आ जाएंगी। सेम कहानी यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ तक ठीक है? ओए क्या लपड़ लपड़ कर रहा है? तो प्रकाश किरण बाकी की सब लौट के आए जाएंगी, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की प्रकाश किरण बाहर जाएंगी, बाकी की कोई भी प्रकाश किरण बाहर। अभी तो आपको समतल है, लेकिन आप देखोगे 3D में तो आपको एक ऐसी वर्ताकार का सा हिस्सा दिखेगा, मतलब केवल आपको इतनी प्रकाश किरणें बाहर जाएंगी। तो हो क्या रहा है, स्रोत से प्रकाश किरणें चारों तरफ निकल रही हैं गोले के रूप में, केवल इतनी इतनी प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, बाहर, बाकी की टकरा टकरा के वापस अंदर आ जाएंगी। तो आपसे पूछा जाता है, जो भी आपको ये चमकीला भाग दिख रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी या फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करते हैं, जैसे पानी है, पानी के अंदर एक कुछ गहराई पे ले जाओ एक बल्ब और बल्ब को जला दो, तो आपको लग रहा होगा कि वो बल्ब ऐसा कैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है, केवल आपको इस हिसाब से प्रकाश जाएगा और आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक चकती सी दिखाई देगी। यदि कोई आप उतनी त्रिज्या का, उतना ही क्षेत्रफल का एक दूसरी सतह रख देते हो, तो आपका वहां पे बाहर कोई भी प्रकाश निकल के नहीं आएगा। मान लो इतनी की इतनी मैं दूसरी चकती रख दी, तो इस वजह से कोई भी प्रकाश निकल के नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी वापस परावर्तन हो जाएगा। किस वजह से? उस चकती की वजह से। तो आप पूछा जाता है इसकी त्रिज्या वगैरह क्या होगी, ये इसकी गहराई दे रखी है, यदि इसका यहाँ पे TIR हुआ तो ये IC, तो ये भी IC हो जाए, ये इसकी त्रिज्या है R। 10IC देखो जरा, 10IC लंब बटा R बराबर, ये क्या आ गई उसकी
त्रिज्या। चलो tan IC कैसे निकालेंगे? tan के अंदर होता है कौन? सम बटा आधार। साइन में जानते हैं आप क्या होता है? सम बटा कर्ण होता है, और वो होता है कितना? 1/म्यू। इसका मतलब क्या चाहिए? आधार। आधार चाहिए कर्ण का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। पक्का? तो अब आप लिख दोगे Yes, sir. r बराबर h रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, r बराबर h बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। यदि इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब, तो इतना आपको पता रहे क्या कि कोई भी स्रोत रखा है उससे चारों तरफ प्रकाश निकलता है। आप बाहर से यदि देखोगे तो आपको एक चकती सी, चमकीली चकती से दिखाई देगी। इसके अलावा बाकी का प्रकाश लौट के पुनः उसी माध्यम में चला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है उसकी चकती की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी h बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, और क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर का। समझ जाएंगे? ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये तो आपसे पूछ ही सकते हैं, आम सा क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं बोलेंगे। इसके अलावा इस बल्ब वगैरह के एक स्रोत की पावर होती है, मान लीजिए पावर P है, क्या पूरी की पूरी पावर लौट के बाहर जाएगी? आप देखेंगे कुछ ही हिस्सा है जो पार जा पाएगा, बाकी का लौट के अंदर आ जाएगा। अब ये जो है वो दिख तो प्लेन रहा है, लेकिन प्लेन नहीं, वास्तव में ये 3D में प्रकाश ऐसे 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 जा रहा है, तो ये क्या है? 3 डायमेंशन में जा रहा होता है। चलो, एक बल्ब है, चारों तरफ प्रकाश भेजता है, किसके रूप में? गोले के रूप में। और उसके कोण केंद्र पे ठोस कोण कितना बनता है? ठोस कोण 4 पाई। तो अपन कहेंगे 4 पाई स्टेरेडियन से पावर कितनी मिली? एक पे कितनी मिली? और अपन कहेंगे सॉलिड एंगल कितने पे मिलेगी? इनटू सॉलिड कोण। सॉलिड और प्लेन एंगल में रिलेशन होता है कितना? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे अर्ध शंक्वाकार कोण कितना? IC। तो आप लिख दोगे P बटा 4 पाई 2 पाई 1 माइनस, पाई से पाई गया, 2 से ये P बाई 2। तो यदि आपके बल्ब की पावर कितनी है? यदि आपके बल्ब की पावर है P है, तो बाहर कितना निकलेगा? P बाई 2 1 माइनस कॉस, P बाई 2 1 माइनस कॉस। P जानते हैं टोटल पावर है, IC जानते हैं क्रांतिक कोण है। हालांकि एक ऑप्शनल वाला सा पार्ट है, इसके कोई रैपिडली क्वेश्चन देखे नहीं जाते। रैपिडली क्या मत कहूँ, साल भर में कुछ नहीं दिखता। तो लेकिन ये त्रिज्या और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी जरूर है। आप देखना, ये अपने पास एक माध्यम है, और यहाँ पे एक मान लीजिए फिश वगैरह कोई भी, यह जो है बाहरी दुनिया को देखती है, तो कैसे से देखी? यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आएगी, विरल से कहाँ जा रही है? सघन में, तो अभिलंब की। चलो, हमें तो ये वाली चीज भी देखनी है, तो इसके लिए ये ऐसे आई, कैसे आ रही है? कितने पे मुड़ जाएगी? इसका मतलब बाद में चाहे कोई भी आए, सबकी सब ऐसे ही मुड़ेगी। तो आपको इतनी दूरी है, इतना ही क्षेत्रफल, जिससे वो अपनी दुनिया, बाहरी दुनिया देख सकती है। तो क्या इस आग के लिए, इस मछली के लिए पूरी दुनिया केवल इस चकती के होके गुजरती है? यदि आपने यहाँ के ऊपर कोई कवर कर दिया, तो कभी भी बाहरी दुनिया को देख ही नहीं सकती। कारण सिंपल सा है कि अपन ऐसे भेजते हैं, तो 90 पे, तो उल्टा कर लो, यहाँ से आने वाली ये यहाँ जाएगी, तो ये 90 पे आने वाली भी केवल इतने पे ही। तो इसको ऐसे नहीं कि यहाँ वाली है तो ऐसे दिखेगी, यहाँ वाली है तो ऐसे दिखेगी ना, पहले आएगी ऐसे और फिर चली जाएगी। तो क्या कितने कोण पे? मतलब ये इतनी ही दुनिया होगी जिससे वो पूरा देख पाएगी। उसके ऊपर यदि आपने कोई चक्की, पेपर, यदि कोई पत्थर रख दिया, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कहता है एक मछली है इतनी गहराई पे, एक बल्ब है इतनी गहराई पे, बताओ जरा कितनी अपन चकती रखें ताकि वो बल्ब की तीव्रता बाहर ना आ पाए, या कितनी चकती रखें ताकि वो
मछली बाहरी दुनिया को देख नहीं पाए। तो ये याद कर लें। ऑप्टिकल फाइबर मैंने अभी बताया क्या होता है, अंदर वाला सघन और बाहर वाला विरल। अब बनाते हैं इस पे क्वेश्चन। ये क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर है, इसका अपवर्तनांक μ1 और इसका और बाहर वाले माध्यम का μ0। वैसे तो वायु हो सकता है लेकिन माना कि μ0 है। कोई प्रकाश किरण अपन क्या करेंगे, यहां से इसके आपतित करवाएंगे। आपने अभी अभी देखा था, पहले देखा कि ये वायु है और ये म्यू है, तो आपने देखा कि अपवर्तनांक कितना चाहिए, √2। लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रकाश किरण को आपतित करवाए किसी कोण पे, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है तो ये अपवर्तन कोण भी, अपवर्तन कोण बढ़ता है तो यहाँ वाला कोण, और ये कम होके हो सकता है क्रांतिक से भी कम हो जाए, तो उस केस में आपको TIR नहीं होगा। इसका मतलब है एक लिमिट तक इस कोण को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में और बढ़ाओगे तो TIR नहीं होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये किस लिमिट तक, मतलब ये अधिकतम ज्यादा कितना बढ़ा सकते हैं जिसपे प्रकाश किरण आगे चली जाए, मतलब दूसरे माध्यम में ना जाए। यदि ऐसा है क्रिटिकल केस तो ऐसा कहेंगे कि ये कौन, तो ये 90 - IC। आप इस माध्यम पे और इस माध्यम के लिए आप क्या लगा सकते हो, स्नेल्स का लॉ लगा सकते हो। वहां कौन आता दिखेगा, I, लेकिन बीच में काम फंसेगा आपका IC। IC आप इससे इसमें निकालो, साइन IC कैसे निकालोगे, या कोस IC जो भी आप निकालना चाह रहे हो कैसे निकालोगे, यहाँ और यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या लगाओगे, μ1 साइन बराबर μ2 साइन 90। तो कौन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन से कौन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और इससे कौन आ जाएगी, आई। करके देखो जरा, मुझे साइन आई की वैल्यू चाहिए, बात की है। तो साइन आई सी थोड़ी, साइन आई की वैल्यू पूछी है मैंने। आई ये कौन है, √μ1 इसका माइनस μ2 स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे लगाए अपन, तो μ0 साइन आई बराबर साइन 90 - IC कॉस IC हो जाएगा। तो साइन आई बराबर, ठीक है। अब आपको cos IC का काम अटकेगा। cos IC आप कैसे निकाल दोगे, या तो आपको साइन IC से निकाल दो, या कोई बात नहीं यहां से करो, μ1 साइन बराबर μ2 साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन IC बराबर
म्यू2 बाई म्यू1 और cos IC √1 - sin स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो cos IC किसी का वैल्यू रख दो 1 - sin का स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर मतलब म्यू2 स्क्वायर बाई लघुत्तम लो जरा इधर जाएगा म्यू1 स्क्वायर बाई म्यू1 का रूट करके, तो यहाँ पे साइन आई बराबर क्या म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर बाई म्यू0। यदि बाहर वाला वायु होता तो साइन आई बराबर √, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर आंकिकी द्वार। ठीक है, तो ये आपको एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर का म्यू1 दे रखा है म्यू2 दे रखा है, तो बताओ जरा आंकिक द्वार कितना होगा। तो वो चाह रहा है कितना निकाल के देना, साइन आई बोले तो √म्यू1 स्क्वायर माइनस। डरना नहीं है किससे किसको, जो बड़ा उसमें से माइनस कर देंगे। म्यू1 बड़ा तो म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये था अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बड़ी अच्छी हेडिंग है, क्योंकि आपको डेल लैब में बहुत बार देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन बनते हैं इससे। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें बनने को कुछ नहीं है कि एक क्रांति कौन ही था, इसलिए ज्यादा क्या ही बनाएगा, जितने अपने बनाए वैसे से करेगा वो, क्योंकि आईसी के बारे में जानकारी पता रहे। तो आईसी क्या होता है, वो कौन जिसपे, वो आपतन कौन जिसपे अपवर्तित किरण कितने पे 90 डिग्री पे चली जाती है, उससे ज्यादा कौन पे प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है, और ये घटना कहलाती है TIR कहलाएगी। ठीक है, बढ़िया। अब अपन ने अभी पिछली क्लास में चालू किया था समतल सतह से अपवर्तन। समतल सतह से TIR भी उसी में चल रहा था, अभी भी देखा होता आपको कैसी सतह से करा रहे थे, समतल सतह से। अब आएगा वक्राकार सतह से अपवर्तन। अब वक्राकार होने को तो देखो परवलयाकार, अति परवलयाकार, दीर्घवर्ताकार, वर्ताकार, सिलेंड्रिकल, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ना, अपन केवल क्या पढ़ते हैं, गोलाकार सतह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गोलाकार सतह। तो हेडिंग ये भी हो सकती है कि गोलीय सतह से अपवर्तन। तो देखो मान लो कि ये ऐसे सतह, ये म्यू1 और ये कोई प्रकाश किरण यहां से ऐसे जाती है, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये इसका अभिलंब होगा। यदि म्यू2 ज्यादा है तो प्रकाश किरणें अभिलंब की और मुड़ेगी, और यहाँ क्या बना देगी, इमेज। चांस क्या क्या है, चांस ये है कि प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ी सी मुड़ गई, ये भी चांस है। तो ऐसे केस में प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा, उसी माध्यम में बन जाएगा जिसमें पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। चांस है, ठीक है। हो सकता है प्रकाश किरण ऐसे चली जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्योंकि एक प्रकाश किरण, ये दोनों कहाँ मिलेंगी, अनंत पे। हो सकता है कि प्रकाश किरण ऐसे मुड़ जाए और ये प्रतिबिंब मिल जाए। तो प्रतिबिंब की बात तो ये है, यहाँ पे भी बन सकता है, अनंत पे भी बन सकता है, और यहाँ पे भी। ये तो निर्भर करेगा कि कितना अपवर्तन हो रहा है, कितना मुड़ रहा है, और मुड़ना किस पे निर्भर करता है, अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। ठीक है, चलो तो अपन वही कर रहे थे। अब दूसरी, इसको कहेंगे अपन U, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये V कहेंगे। यहाँ पे सतह का अपवर्तन का फॉर्मूला होता है म्यू2 बाई V, म्यू1 बाई U, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई, इसको रट लीजिएगा, म्यू2 बाई म्यू1 बाई म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू2 क्या है, म्यू2 क्या है, म्यू2 क्या है, माध्यम को अपवर्तन, जिस माध्यम में प्रवेश करिए उसका अपवर्तन। बचपन से एक ऐसे कहानी पढ़ाते रहते हैं, हमें भी खूब सुनाई है। कहते हैं कि कबूतर आंख मूंद लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली उसको देख नहीं रही। हाँ,
तो बिल्ली देख रही होती है, कबूतर ने खुद ने आंख मूंद रखी होती है। तो ऐसा ना सोचें कि आप बतलाते हो तो मुझे नहीं पता चल रहा होता है, पता होता है। तुम्हें नहीं पता कि मैं देख रहा हूँ, ये दिक्कत है। सोचो कितना बड़ा नुकसान में हो तुम, तो बहुत ही गधे निकले फिर तो, क्योंकि इंटेलिजेंट तो है ही नहीं ना, ये तो बेवकूफ हो जाता है। तो अब देख लो, आप इंटेलिजेंट हो तब तो ये सोचते रहो कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो, फिर तो क्या ही डिफाइन करना, वही वो तो थोड़ा चर्चाएं कम करें और इधर देख ले। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, अभी इंटरवल हुआ था, घर जा सकते थे। नीचे गार्ड नहीं जाने देता तो मेरे से चिट्ठी लिखवा लो, मैं परमानेंट इलाज हो जाएगा। और वैसे भी कौन ही बुला रहा है, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो जो क्लास में पढ़ ही नहीं रहे क्या ही निहाल कर दोगे। नहीं क्यों रहे ऑनलाइन वालों, मजा नहीं और क्या ऑनलाइन में यस सर। है? यस सर। देखो जैसे वो कौन था अपने धनो धनो नहीं है, शाना था। तो आइए वापिस यहीं पे। तो क्या किया अपन ने, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता। म्यू टू क्या होता है, होता तो अपवर्तनांक है, लेकिन किसका अपवर्तनांक। हाँ, ये कैसे डिसाइड करोगे कि अगला वाला सगन ही होगा। अब बस यही दिक्कत होती है कि आपको फॉर्मूला पता है लेकिन ये नहीं पता कि कौन क्या होता, तो लगा सही से नहीं सकते। कई बार सोचते हैं इमेज वाला है, तो मैंने कहा इमेज इधर भी बन सकती है जी, तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि वही हुआ। यदि तुम कहते हो गोलीय सतह के राइट साइड वाला, तो प्रकाश किरण किधर से आ रही है, ये आपको कैसे पता, क्योंकि गोलीय सतह ऐसे है, ऑब्जेक्ट अंदर रखा हुआ है, तब तो प्रकाश किरण ऐसे लौट के आ रही है, तो गोलीय सतह के अंदर वाला म्यू टू कैसे हुआ, वो तो क्या हो गया म्यू वन। तो म्यू वन और म्यू टू का डिसीजन ऐसे लेते हैं कि अपवर्तन से पूरा जिस भी माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, जिस भी माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है उसको कहते हैं वन, और जिसमें जा रही है उसे टू कहेंगे। जिसमें जा रही है चाहे वो कहीं पे भी जाए, देखो चाहे ये बनता तो भी वो अगले वाले में ही जा रही थी, यदि ऐसे है तो भी अगले में जा रही थी, और ऐसे है तो भी अगले में, तो ये अगले वाले का क्या होगा, हमेशा म्यू टू। तो अपवर्तन के पश्चात जिस भी माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है उसको कहेंगे म्यू टू, और जिससे आ रही है उसे u क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और v क्या है, पोल से, क्योंकि जरूरी नहीं कि इमेज इधर ही बनेगी, इधर भी बन सकती है। और फिर होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर हो जाएगा। आर। इसीलिए आपने देखे होंगे कि यहाँ पे अपन साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे जाके यदि लेंस मेकर फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे। क्यों, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता था कि आगे बनेगी इमेज या पीछे बनेगी, कहाँ बनेगी। तो पहले फॉर्मूला डिराइव कर दिया और कहा कि अब जैसे जैसे आपको अपवर्तनांक दिए जाएंगे उसके हिसाब से आप साइन कन्वेंशन लगाते रहना, आगे आंसर आ जाएगा। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू जिसमें जा रही है, म्यू वन जिससे आ रही है, आर उसकी वक्रता त्रिज्या है, यू ऑब्जेक्ट की दूरी है, और वी इमेज की दूरी। सोचो प्रकाश किरण ऐसे आई तो ये जाएगी, तो कहते हैं समांतर पुंज जहां इकट्ठा हो जाए उसे फोकस कहते हैं। बताओ और इसकी फोकस कैसी आई, पॉजिटिव। इसका ये क्या करेगा, हाँ जी, ये क्या करेगा, सघन है अगला भी, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर है तो यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज। तो समांतर पुंज आ रहा है वो जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको कहते हैं फोकस। इसकी फोकस नेगेटिव आएगी। ये जो उत्तल और अवतल सतह देते हैं ये हमेशा देते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, विरल। तो नामकरण जो करेंगे वो क्या करेंगे, विरल के सापेक्ष करेंगे। विरल से जो दिखता है वही अपन डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो ये विरल हुआ तो ये सतह कैसी होगी, उत्तल, और यदि ये विरल हुआ तो ये सतह अवतल हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो विरल सतह के सापेक्ष हमेशा नामांकन किया जाता है, ये कन्वेंशन है। अदरवाइज तो एक सतह उत्तल भी हो सकती है और एक तरफ से उत्तल और दूसरी तरफ से अवतल होगी, फिर तो कभी भी आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है,
बढ़िया। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा वो तो फर्जी सा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा। एक प्रकाश किरण, क्वेश्चन में कहा जाता है प्रकाश किरण कितने कोण पे आती है, अल्फा पे, और कितने पे जाती है, बीटा पे। तो बताओ जरा आपतित और निर्गत। पहले तो ये बता दो अपवर्तन से विचलन कोण कितना आता है। अपवर्तन से किसी सतह से अपवर्तित हो रही है प्रकाश किरण तो विचलित कितने से हो जाती है, या तो आई माइनस आर या आर माइनस आई। जैसे ये अल्फा और बीटा है तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा। सीधी सी बात है, सघन में जा रही तो बीटा कम होगा और अल्फा ज्यादा, तो आपका विचलन कोण अल्फा माइनस बीटा आ जाता है और यही क्वेश्चन खराब हो जाता है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या था, लेकिन तुम ये करते हो, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, अल्फा माइनस बीटा गलत नहीं है, लेकिन पूछा क्या जाता है, कहता है आपतित और निर्गत किरण के बीच में विचलन कोण बताओ, कि मतलब प्रकाश किरण कितने से विचलित हो जाएगी। अभी एक बार और अपवर्तन होना बाकी है, कब, जब गोले से बाहर निकलेगी। जनरली क्या होता है अपने पास ऐसे बताते हैं अपन कि ये एक माध्यम है, ये दूसरा है, तो दूसरा लगातार फैला हुआ है, लेकिन इस गोले में लगातार फैला हुआ नहीं है, यहाँ तक वो सीमित है। तो यहाँ से एंटर किए और फिर से इससे क्या होगा, अपवर्तन। तो दो बार अपवर्तन होगा तो विचलित भी दो बार होगी। तो बताना कि ओवरऑल विचलन कोण कितना होगा। जवाब बता, मतलब सवालों के ऑप्शन बता दो तो कैसे से, अल्फा माइनस बीटा, 0 टू अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इस टाइप के आंसर होते हैं। तो पहले ये पता चल जाए कि ये चीज गलत है, उसके बाद तो सही तो खोज ही लोगे। आ गया क्या, नहीं आया? देखो यहाँ एक बार विचलित हुई है तो कितना विचलन कौन आया, कैसे है, क्योंकि ऐसे गई थी इस हिसाब से इधर विचलित होगी, जानी तो सीधी चाहिए थी ना, तो इधर विचलित होगी अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी कहानी देखते हैं। ये दोनों के लिए सेम है क्योंकि गोले की त्रिज्या, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कोण दोनों के लिए, तो ये कोण भी बराबर हो। ये बीटा, आप सोचो कि ये बीटा था तो ये अल्फा, तो इधर भी ये बीटा, तो अल्फा विलंब से दूर जाएगी। फिर बताओ विचलन इधर हो गया कितने का, अल्फा माइनस बीटा, तो ओवरऑल विचलन 2 टाइम्स ऑफ। तो ये आपको ध्यान देना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है और अपन गलती करते रहते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, केवल साइन कन्वेंशन ठीक करने के लिए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी वो केंद्र है इसका, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो तुम तो मुझे ये बता दो जो बनने वाली इमेज है ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है। अब कई बार क्या करते हैं सर, अभिलंब देख रहा है तो क्या हम 1/μ वाला तरीका लगा दें, क्या नहीं लगा सकते, पहले ये बता दो क्यों नहीं, मतलब आभासी गहराई वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ, क्यों नहीं? यहाँ पे कहा यही जाता है, सब जगह विलंबती बोला जाता है, क्यों? क्योंकि अपन जो भी फॉर्मूले बने हुए हैं सबके सब उपाक्ष मार्जिनल रेज के लिए बने हुए हैं।
लेकिन फिर भी डी बाई म्यू वाला तरीका नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं, सवाल ये, क्योंकि डी बाई म्यू वाला एडिंग देखी हो तो आपको पता होगा, समतल सतह से अपवर्तन, समतल सतह से अपवर्तन, यहाँ समतल सतह से अपवर्तन, ये वक्राकार सतह से। तो ये होता क्या है कि एग्जाम में जाके अपने पास उल्टे शायद ख्याल आते हैं और अपन उस टाइम तो ठीक ही कर रहे होते हैं, फिर पता चलता है कि गलती कर दी। तो वो फॉर्मूले जो डी बाई म्यू सीधा लगा पाते थे वो किसके लिए थे, समतल सतह, जबकि ये कैसी है, वक्राकार। तो पहले तो यही समझ में है वक्राकार सतह। मेरा सवाल अभी उसका है भी नहीं कि एग्जैक्ट कहाँ बनेगा, मुझे ये बता दो कि जो बनने वाली इमेज है सी ओ के बीच में और से ऊपर जहां भी बन रही है, बताओ। ये आप रे डायग्राम से बता पाएंगे, ये बता दो, डेटा नहीं दिया मैंने। रे डायग्राम बनाओगे तो आपका अंदाज लगेगा कहाँ बनेगी इमेज, क्योंकि ये सघन है, बाहर जाएगी तो विरल है, प्रॉब्लम से दूर जाएगी। क्या कर रहा है, रचना कर रहे हो, क्यों करा करो। मैं तो फ्यूचर के डॉक्टर काउंट कर रहा हूँ। अभिषेक ऐसे हो रहा है। अब बस राहुल भी रहा है और अभिषेक भी रहा है। हंस लो हंस लो। फिर ऐसे तो चेक करते हैं, मतलब कोई बात नहीं, कई बार साल लग जाते हैं, लेकिन ऐसे चेक करते रहता हूँ कि देखिए मैं जो सोचा वो ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता। मुझे बालिकाओं में अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आता। साल भर निकाल ली लेकिन मैं अभी तक ऐसे पता ही नहीं कर पाता, पहचान ही नहीं पा रहा बहुत सारे को। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सप्पम पाठ है, किसी का भी नहीं पता, ये नहीं कह रहा होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ पता नहीं चल पाता मुझे कि कौन कौन कितना मेहनती। यहाँ से ये नहीं देख रहा मार्क्स कितने आते हैं, सिर्फ मेहनत चेक कर रहा था कि कौन कौन बच्चे मेहनती है क्लास में है। ना ना ऐसे, ना भाई ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा बालिका में पता करी, ऐसे ऐसे नहीं पूछ सकते ना, जस्ट नजरों से देख रहा हूँ। बोलो। ऑब्जर्वर और ओ के बीच बाहर थोड़ी बनेगी। ओ नो से, सर, ओ से ऊपर। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ और सही से बताना। ओ और सी के बीच में तो वो जो सही गलत बोलेंगे वो तो बेवकूफ हो जाएंगे ना तुम्हारे चक्कर में। कि भाई तू तो ऐसे करवा देगा उनको, लेकिन सही तो एक ही का आएगा, बाकी का सबका तो गिरा भी जाएगा बेचारा। तो अपने आईक्यू के हिसाब से बोलना है। अब तुम्हें उसका भी भरोसा नहीं, वो बात अलग है। ओपी सर। और पी के बीच में। ये श्योर है ओपी किस लाइन पे बनेगा, ये तो मैं बता दूं तुम्हें। चलिए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन ऑप्शन सर। ए। बी बी अब आप सोच रहे हो कि बल्क में करेंगे तो तुम्हारे पे क्या ध्यान जाएगा, होगा तो ऐसा ही कि किसी ने किसी का सही आएगा, बाकी का सब गलत है। तो ए ऑप्शन में दो लोग ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी, बी बी सर। बी
ठीक है, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चेक कर रहे थे अपन IQ, तो उसमें तो आप बहुत ही धनी हो ही। चलिए, तो एक प्रकाश किरण जब भी प्रतिबिंब बनाना तो एक प्रकाश तो सीधी सीधी भेज दीजिएगा, ताकि आपके लिए प्रकाश किरण कितनी चाहिए, कम से कम दो। तो एक के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सीधी सीधी आर पार हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ऐसे भेजो। अभिलंब देखो क्या होगा, अभिलंब कहाँ से पास होता हुआ, सी से पास आता हुआ। सेंटर। तो अब ये क्या करेगी, विरल में जा रही है तो अभिलंब से थोड़ी दूर जाएगी, दूर जाएगी तो ये यहाँ पे मिलेगी और ये बनेगी आपका। इमेज। तो ऑप्शन सही था। बी। तो ऐसे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी यदि दिए जाए एग्जाम में तो बहुत सारे, तो सोचो कि आपके जो पेपर आता है बहुत 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 फर्जी आता है, वरना जो आपको चीज आ रही है उसमें ही आपको इतना पूछ रहे हैं कि नंबर वही 550 500 पे कट ऑफ जारी होने लग जाए, लेकिन पता नहीं वो क्या ही पूछ लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एप्टीट्यूड से अपने वैसे चेक करना, बाकी का मैथमेटिकली कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला वही म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, तो वहां से भी आप चेक कर दोगे। अब आ जाता है लेंस, क्या होता है लेंस। हाँ राहुल बोल। कल कौन कह रहा था, बोले सर राहुल जवाब तो बहुत देता है लेकिन इतना धीमे बोलता आपको सुनाई नहीं दे रहे, तो आज सुनता हूँ देखिए। दो वक्राकार भागों से पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम, और दोनों वक्राकार होनी चाहिए, ऐसा लेंस नहीं हो सकता, तो फिर क्या कहोगे। हाँ, तो इसमें शर्मा क्या रहा है, जो बताएगा उसी से पूछूंगा, बाकी से तो पूछ के भी करके आ लूंगा, जवाब भी नहीं आने तो। ठीक है, क्या होता है रे, लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, नहीं पता। बड़ी विचित्र घटना नहीं है, 8वीं से अपन पढ़ते आ रहे हैं लेंस, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला लेंस क्या होता है। हाँ, पिंटू बता देगा, मुझे भरोसा है। पिंटू जो तू बताएगा वही सही है, तो टेंशन। हाँ पिंटू। हाँ, एक ही बात है, दो सतह है, उसके मत सोचा करो, बोल दो जो मर्जी है। हाँ, दो। हाँ, तो जितनी लंबी बोल सकते बोल दे, कि मतलब तेरे को फाइनली ये समझा देना है कि लेंस क्या होता है, ये नहीं सोचना कि कम लाइन में जवाब देना है, वो तो बाद में सीखे। हाँ पिंटू, मैंने कहा था कि पिंटू पे भरोसा है, भरोसा तोड़ेगा तू। तो लेंस जानता है कैसा होता है, उसके बारे में पता है, बस वो पूरा बोल दे, वही डेफिनेशन होती है। चल, अभी तेरे को कोई लेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। और वहाँ प्रोजेक्टर में आगे लगाओ, वो भी लेंस है। और आंखों में लगाओ, वो भी लेंस है। भाई क्या क्या ही पता है। हाँ, तो क्या होता है लेंस, एक पानी की भरी ट्रांसपेरेंट बोतल जो होती है वो भी एक लेंस होता है। वो लोटिया होता था, बल्ब जो होता था, उसमें पानी डाल दो, वो भी एक लेंस हो सकता है। आपके बिस्लरी की बोतल लेते हो, वो भी एक लेंस है। अपने पास एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भर के रख दीजिए, वो भी एक लेंस है। तो फिर क्या चीज है लेंस, ये सब लेंस है।
तो अपने को छोटी छोटी चीजें इसी से बनना होता है। क्या ये जो कांच लगा हुआ है इसमें गेट के अंदर बीच में, ये लेंस है, ये लेंस है, लेकिन ये नहीं है, ये कांच है। तो कांच ही लेंस होता है, तो ये कांच लेंस क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसे ही छोटी छोटी परिभाषाएं बनती है। मैं कोई ऐसा नहीं कि बड़ा इजाद कर देता हूँ, कुछ नहीं, बस जो चीजें हैं उनको अपन हटाते जाते हैं, उनको डेफिनेशन में जोड़ते जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? कोई भी पारदर्शी माध्यम जो सतह से घिरा हुआ इसलिए है क्योंकि आप समुद्र को अपन लेंस, तो जबकि पानी से भरी बोतल को आप लेंस बोल सकते हो। घिरा हुआ मतलब एक लिमिटेड रीजन में होना चाहिए, उसके बाद में माध्यम चेंज होना भी जरूरी है। वरना तो अपने पास वायु है और फिर समुद्र आ गया तो उसे लेंस नहीं कहेंगे, उसका एक सतह है, दो सतह होना जरूरी है। तो क्या कहेंगे? दो सतहों से घिरा हुआ कोई भी माध्यम, और वो माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। अदरवाइज तो तुम कह दोगे कि ये भी क्या है, लेंस है, सतहों से घिरा हुआ है लेकिन पारदर्शी, दिखे तो सही, इसमें से प्रकाश किरण लौट के बाहर आएगी नहीं या आर पार भी नहीं जाएगी। तो क्या कहा? दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिनमें से कम एक सतह वक्राकार होनी जरूरी है। दोनों ही समतल होगी तो फिर वो कांच की पट्टिका बन जाएगी, उसे लेंस नहीं कह पाएंगे। आगे जाके प्रिज्म भी पढ़ेंगे, वो भी ऐसा सही है, लेकिन उसमें वक्राकार नहीं होती। कैसी सतह होती है? समतलाकार होती। तो लेंस क्या है? एक माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, दोनों तरफ घिरा होना चाहिए, कम से कम एक सतह वक्राकार होनी चाहिए। लेंस बोलने के आधार पर, नाम के आधार पर दो होते हैं, एक उत्तल तथा ये वाला उत्तल होता है। तो जो बीच से मोटा और किनारों से जो पतला होता है उसे क्या कहते हैं अपन? उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये भी उत्तल है, फिर इसके साथ ये भी उत्तल है, देखो यहाँ से पतला और यहाँ से मोटा, तो उत्तल लेंस कहलाएगा। ये भी उत्तल लेंस है। ये तीनों की तरफ किसके उदाहरण है? तो उत्तल लेंस की परिभाषा वही है जो 10वीं में आपने पढ़ी है, जो बीच से मोटा और किनारों से पतला लेंस होता है उसको कहते हैं उत्तल लेंस। लेकिन इनके नामांकन भी करते हैं। नामांकन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये कि जो नाम लिया जाता है उत्तल या अवतल सतह, वो हमेशा किसके सापेक्ष? विरल माध्यम के सापेक्ष बताया जाता है। किसके सापेक्ष? विरल। यहाँ पे अपने इसके अंदर माध्यम भरा हुआ है, माध्यम भरा हुआ है और माध्यम भरा हुआ, तो बाहर वाला क्या होगा? विरल। इधर से देखने से कैसा लग रहा है? तो यहाँ तक तो ठीक है। ये उत्तल उत्तल, ये उत्तल समतल और ये उत्तल अवतल, ठीक है। अब बात आती है पहले किसका नाम रखें, क्योंकि भाई जैसे इसमें है एक उत्तल एक अवतल, इसमें समतल और उत्तल, तुम सोच रहे हो जो मर्जी रख दो, ऐसा नहीं है, नामांकन होता है इसका। पहले उसका नाम रखेंगे जिसकी त्रिज्या ज्यादा हो, पहले उसका नाम रखेंगे जिसकी त्रिज्या ज्यादा। ठीक है, इसमें तो दोनों है ही उत्तल, तो कोई बात ही नहीं है, इसमें इसकी त्रिज्या ज्यादा, यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक चीज बता रहा हूँ, जरा ऐसे बताना, ये हाथ है, मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूँ, दो चीज बोलूंगा, एक वक्रता और एक वक्रता त्रिज्या। वक्रता और वक्रता त्रिज्या, तो ये है, बताओ वक्रता बढ़ रही है कम हो रही है? वक्रता किसे कहते हो? मुड़ाव को बेसिकली बात है वक्रता कहते हैं। तो जितना ज्यादा मुड़ाव, इसका मतलब वो वक्रता उतनी उसकी ज्यादा है। वक्रता त्रिज्या कम हो रही है, तो वक्रता त्रिज्या तो कम हो रही है, और वक्रता, इसका मतलब जिसकी वक्रता ज्यादा त्रिज्या उसकी कम होगी। तो बता दो जरा, इसमें से 1 और इसमें 2 किसकी ज्यादा है त्रिज्या? मुड़ाव ज्यादा किसमें? 1 में। ये कैसे पता चला? क्योंकि या तो ऐसे होंगे तो समतल हो गए, या फिर मुड़ाव समान हुआ तो ये ऐसे हो गए। ये तभी इससे आगे मिला होगा क्योंकि इसके अंदर मुड़ाव ज्यादा था। तो किसमें मुड़ाव ज्यादा है? तो त्रिज्या किसकी ज्यादा है? तो आप नाम लेंगे इसको उभयो अवतल, उत्तल प्लस उत्तल तो उभयनिष्ठ हो जाए, तो उभयो अवतल कहेंगे। इसको समतल बड़ा है तो समतल प्लस उत्तल, क्योंकि इसकी त्रिज्या अनंत है। इसको कहेंगे अवतल प्लस उत्तल, तो संधि लगा के अवतलोत्तल हो जाएगा। चलिए, अवतल किसे कहते हैं? जो बीच में से पतला किनारा से मोटा लेंस से अवतल कहलाता है। ठीक है, लेंस हो गए। चलिएगा, इसको कहेंगे उभय प्लस अवतल।
इसको समतल प्लस अवतल, और इसमें ज्यादा त्रिज्या किसकी है, इसमें मुड़ाव ज्यादा है तो इसकी त्रिज्या, तो R2 कम है R1 से, तो पहले इसका नाम देंगे, तो उत्तल प्लस अवतल। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ कि नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या था, हाँ इसके और भी बोलते हैं क्या, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स बोल देंगे इंग्लिश में, और वैसे ये फैलाता है इकट्ठा करता प्रकाश को, इकट्ठा करता। आपने देखे होंगे वो कांच को लेंस जो आता था ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसमें देखा होगा कि प्रकाश ऐसे रख के कागज को जला देते थे, स्किन जल जाती है उससे। साथ साथ आप प्लास्टिक बोतल भी ले सकते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट बिस्लरी से पानी होगा, उस बोतल को ऐसे रखिएगा, उससे भी आप इकट्ठा कर देते हैं। तो ये कन्वर्जिंग बीम होता है, मतलब बीम को कन्वर्ज करता है, अभी सारित करता है। इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ऐसे भेजोगे तो ये इकट्ठे यहाँ पे होंगे, तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव। इसको कहते हैं अपन अवतल, कॉनकेव, अपसारी और डाइवर्जिंग लेंस, और इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। पतला लेंस, पतला लेंस कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है इसकी मोटाई बहुत 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 कम होनी चाहिए, उसी को पतला लेंस कहते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, कारण बता देता हूँ। ये एक पहले वाली सतह थी और ये दूसरे वाली सतह थी, कोई प्रकाश ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश किरण आई और ये विलंब है। अब क्या होगा, इसका मुड़ाव होगा, जैसे मुड़ी, ठीक है, मान लो थोड़ा ज्यादा मुड़ी, या फिर ऐसे भी कर सकते। तो ऐसे मोड़ी तो पीछे बढ़ाएंगे, क्या बनेगा, इमेज बनेगी। एक बीच की इमेज बनी है, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि अभी इसका फिर से अपवर्तन होना बाकी है। मान लो प्रकाश किरण यहाँ पहुंच गई, ये बन गई, ये क्या होगा U, ये बीच में बनी है तो ये V डेस, और ये V। अब अपन क्या कहते हैं, इस वाले पहले वाली सतह से जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे के लिए काम करता है, किसका, बिंब का। किसका काम करता है, बिंब। तो बिंब का काम करेगा इस सतह से, पोल से दूरी देखेंगे इसकी, ये U डेस, ये U डेस जो होगी वो कितनी होगी, V डेस प्लस, और देखो यहां से यहां तक तो V डेस, और इसमें ये और जोड़ देंगे कितनी, P1 से P2। तो एक्चुअल में अपने पास U डेस इज इक्वल टू V डेस प्लस, तो सीधा सीधा V डेस को U डेस के बराबर नहीं लिया। यदि ये बहुत कम होता तो शायद कर देते। इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, पहले से बना प्रतिबिंब दूसरे के लिए बिंब तभी काम कर पाता जब लेंस बहुत है। इसलिए अपन केवल केवल पतले लेंसों के बारे में पढ़ते हैं, मोटे लेंस नहीं पढ़ रहे होते। लेंस निर्माण सूत्र की, लेंस है, दो वक्रता होती है R1 तथा R2, तो इससे बनने वाला जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, म्यू माइनस 1 बाई तो 1 बाई ए बराबर म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई एफ क्या है, फोकस दूरी। म्यू क्या है, अपवर्तनांक, किसका, लेंस का, किसके सापेक्ष भाई, ये माध्यम के सापेक्ष। आपको ये बताया जाता है ये लेंस है, इसका अपवर्तनांक म्यू है, बाहर इधर वायु और इधर भी वायु है, तब कोई दिक्कत नहीं, दूसरा माध्यम होता तो उस माध्यम के सापेक्ष लिखना पड़ता। तो आप क्या कहेंगे वापिस, 1 बाई ए बराबर म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई, म्यू क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, तो माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक म्यू होता है। यहाँ पे बाहर कोई माध्यम रख दिया, मान लो म्यू1 रख दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, म्यू2 बाई म्यू1। R1 क्या है, वो सतह जिसमें प्रकाश किरण आपतित होती है उसकी त्रिज्या, और R2 क्या है, जिससे बाहर निकलती है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। लेंस निर्माण सूत्र आपको पता रहे जी, ठीक है क्या। और इसके अंदर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जबकि वहां होता था V 1 बाई V प्लस, तो यहाँ पे लेंस निर्माण सूत्र कितना है, 1 बाई ए बराबर म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई। देखो यहाँ पे फोकस दूरी में म्यू आ रहा है, इसका मतलब माध्यम पर निर्भर करेगी, जबकि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे वहां आता था फॉर्मूला 1 बाई V प्लस 1 बाई U बराबर 1 बाई, यहाँ आएगा 1 बाई V माइनस बराबर 1 बाई एफ आएगा। वहां पे याद करो जरा, आवर्धन ट्रांसवर्स क्या आता था, माइनस V बाई
यहाँ ट्रांसवर्स आएगा प्लस वी बाई यू, वहाँ आया था एफ माइनस ए, यहाँ पे भी आएगा एफ माइनस ए वी बाई एफ, वहाँ आता था लेकिन यहाँ आएगा। तो आपको बस ये चीज पकड़ करनी है कि क्या बदलाव आया। तो आप कहोगे कि यहाँ से माइनस से प्लस आ गया है, तो या तो ऐसे कहो माइनस की जगह प्लस आ गया, लेकिन इस वाले में अभी भी माइनस ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वहां पे माइनस एम टी स्क्वायर, जो ऑब्जेक्ट Yes. बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एम टी स्क्वायर आएगा। वहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे लिखते थे, मैग्निफिकेशन टू वेलोसिटी ऑफ, V0. यदि आपके पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है, किससे गुणा करूं, एम एल से, और इधर जा रहा है तो एम टी से गुणा कर दीजिए, पक्का। तो देखो देखिए, वापस बता देता हूँ। तो ठीक है भाई, ये माध्यम पर निर्भर करती है, ये लेंस सूत्र है, और ये म्यू माध्यम का है किसके सापेक्ष, सॉरी म्यू लेंस का माध्यम के सापेक्ष, लेंस का भाई माध्यम। आवर्धन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसके अंदर वी बाई यू एफ माइनस वी बाई एफ और एफ बाई, और ये आएगा प्लस एम टी का स्क्वायर। वेलोसिटी अपन निकाल लेंगे। प्रकाशिक शक्ति, पावर क्या होती है, पावर से क्या मतलब समझते हो, कि लेंस का काम ही क्या है, प्रकाश को या तो कन्वर्ज करता है, या तो अपने को पावर का मतलब है जो भी उसके अंदर जो भी करता है उसकी पावर अपने को चेक करनी है। तो अपन कन्वर्ज करने वाला तो कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है, और डाइवर्ज करने वाला तो कितना ज्यादा डाइवर्ज करता है, ये कहलाती है उसकी पावर। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सभी की पावर होती है, तो अपन कहेंगे पावर निकालने का तरीका 1/f होता है। अब अपन पावर के साइन से डिसाइड भी करेंगे कि वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, इसलिए लेंस की पावर होती है उसके, तो यहाँ पे प्लस लगा होता है, और मिरर की पावर होती है उसके। कारण बता देता हूं, कारण है कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद करो कैसी थी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव। फिर याद करो जरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी थी, नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, तुमने उल्टा लिख दिया मैंने। चलो पहले लेंस की पूछ लेता हूँ, पहले लेंस की बता दो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो इसकी पावर नेगेटिव। कैसी आएगी, यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो प्लस ही आएगी। ठीक है, बात करूं मैं किसकी, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पावर है पॉजिटिव। नेगेटिव। ठीक है, अब याद करो जरा, उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाता है इकट्ठा करता है, फैलाता है। और उत्तल लेंस, तो आप देखो जिसकी पॉजिटिव होगी वो कन्वर्ट करेगा, जिसकी नेगेटिव होगी वो फैलाएगा। किसी का भी चेक कर लीजिएगा आप, इसलिए अपने पास लेंस के लिए प्लस लगाते हैं और मिरर में यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ताकि फोकल लेंथ से अपने आप पे एडजस्ट हो जाए। तो आप कहेंगे किसी की पावर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कन्वर्ज नेगेटिव आ रहा है, डाइवर्ज जीरो आ रहा है, ना कन्वर्ज और ना ही। जैसे ना कन्वर्ज ना डाइवर्ज में कौन कौन आता है, क्या, एक तो समतल कांच की पट्टिका, और दूसरी बात करें समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ऐसे प्रकाश वैसा का वैसा वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिरर के केस में क्या लिखेंगे अपन, माइनस, और लेंस के केस में प्लस। यदि पॉजिटिव अभिसारी, नेगेटिव अपसारी, जीरो ना अपसारी और ना ही अभिसारी। यदि आप लेंसों को जोड़ देते हैं तो पावर में पावर जुड़ती जाती है। बड़ा आसान तरीका, क्योंकि 1/f कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। आपके लैब में गए और एक पास आपके पास था 0.5 डायोप्टर का, और एक लेंस था आपके पास 2 डायोप्टर का, माइनस चलो 2 ले लीजिएगा, और एक था
0.25 डायोप्टर का और एक था 1 डायोप्टर का। ठीक है, मुझे क्या करना है, 3.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। मतलब अपन चेक की किसी की आंखें और आंखें चेक की तो पता चला कितने नंबर का चश्मा चढ़ रहा है अगले के, 3.5 डायोप्टर का। तो बताओ क्या करोगे आप? तो अपन 1-2 डायोप्टर वाला ले लेंगे, 1-1 डायोप्टर का ले लेंगे और एक। तो कितना आसान हो गया ये, तो आप 10वीं 11वीं पढ़े हुए बच्चे से भी आप करवाओ कर देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। तो ये ऐसे ही करते हैं। तो पावर ऐसी चीज है जो डिफाइन की जाती है, पावर में पावर ऐड कर दो या फिर आपस में जरूरत पड़े तो सबट्रैक्ट भी कर दो। जैसे उत्तल और उत्तल जोड़ोगे तो ओवरऑल पावर, और उत्तल और उत्तल जोड़ोगे तो पावर कम हो जाएगी। हो सकता है ओवरऑल पावर 0 भी हो जाए, तब जब दोनों की पावर सेम हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं, इसकी पावर प्लस है इसकी पावर। लेकिन ये कब, जब दोनों एक दूसरे के चिपके हुए हो। चिपके हुए नहीं होते, बीच की दूरी भी, तो पावर क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो P1 + P2 और -x P1 P2। x क्या है बीच की, फोकस दूरी की बात करें तो 1/f 1/f और 1/f करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ करेंगे तो f बनेगा। तो इतनी चीजें आपको एवरी टाइम याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक का काम अपना, बाकी का इसी के क्वेश्चंस है वो आगे देखेंगे। तो लेंस तक का काम है, कंप्लीट करके रखें। थोड़ा थोड़ा जोर आ रहा होगा, बट इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो शाम को थोड़ी है क्लास। 3:30 केमिस्ट्री के शाम को तो बाय।